नमस्कार, मैं हूं संगीता पटेल। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। केंद्रीय जांच एजेंसी के छापों पर मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई छापे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वहां सरकार बदल गई है। अब वहां से आईटी, ईडी और सीबीआई के दफ्तर उठकर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या साउथ के राज्यों में जाएंगे। महाराष्ट्र में अब किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिकॉर्ड है कि बीते 8 सालों में एक भी भाजपा नेता ने यहां केंद्रीय एजेंसियों की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिले के 3 विकास खंडों में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की। मरवाही में नागेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र का दौरा शुरू किया। कोटमी में वन अधिकार के साथ पीडीएस, राशन कार्ड, गौठान योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय व आजीविका योजना की जानकारी ली। हाट बाजार क्लिनिक योजना के ज्यादा प्रचार प्रसार के साथ जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण व बैगा गांवों में कुआं खुदवाने मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। इसके बाद सीएम ने सर्व आदिवासी समाज सम्मेलन में महुआ संग्रहण की शुद्धता पर जोर देते मरवाही के चावल की तारीफ भी की। साथ ही देवगुड़ियों को सुंदर बनाने 5 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने आत्मानंद स्कूल व नए स्वास्थ्य सेटअप आदि की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के जेब में पैसा डाल रही है, जबकि केंद्र की सरकार पैसा निकालने का काम कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने के आरोप में एंकर रोहित रंजन को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुबह रोहित के इंदिरापुरम स्थित घर के बाहर पहुंची, तभी दरवाजे पर पुलिस को देख रोहित ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांगी। गाजियाबाद पुलिस ने उनके ट्वीट का जवाब ट्वीट से दिया कि वे मदद के लिए जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। रोहित की गिरफ्तारी को लेकर रायपुर पुलिस और इंदिरापुरम पुलिस के बीच खींचतान चल ही रही थी, तभी नोएडा पुलिस की एंट्री हुई। नोएडा पुलिस ने कहा कि उनके यहां रोहित के खिलाफ केस दर्ज हैं और वह रायपुर पुलिस के सामने रोहित को गिरफ्तार कर ली गई। इंदिरापुरम के सीईओ अभय मिश्रा ने रोहित की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज मामले में एंकर रोहित की आज सुबह गिरफ्तारी बड़े नाटकी ढंग से हुई। छत्तीसगढ़ की पुलिस जब सुबह रोहित के घर पहुंची तो रोहित ने ट्वीट करके यूपी पुलिस से मदद मांगी। गिरफ्तारी के दौरान यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस में जमकर बहस भी हुई। थोड़ी देर बाद नोएडा पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। दर्ज मामला का हवाला देकर अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि नोएडा पुलिस रोहित को छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले कब करती है। झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच रोकने की मांग वाली नेता प्रतिपक्ष की याचिका के विरोध में दौलत रोहरा ने हस्तक्षेप याचिका लगाई है। दौलत रोहरा परिवर्तन यात्रा में शामिल थे और दोनों जांच आयोग ने गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए। इस मामले में राज्य सरकार ने याचिका का जवाब दाखिल किया। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी और जस्टिस पी साहू की खंडपीठ में धर्मलाल कौशिक की उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने झीरम घाटी घटना की न्यायिक जांच के लिए बनाए गए दूसरे आयोग को रद्द करने की मांग की है। बीते 11 मई को इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में आयोग की कार्यवाही पर आगामी तिथि तक रोक लगा दी थी। खैरागढ़ रियासत में राजा और विधायक देवव्रत सिंह के देहावसान के बाद संपत्ति विवाद गहराता जा रहा है। उनकी दूसरी पत्नी की जान को खतरा होने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है। अपनी याचिका में रानी विभासी ने संपत्ति को लेकर कभी भी अप्रिय वारदात होने की आशंका जताई है। कानूनी प्रक्रिया के लिए वकील के साथ ही कोर्ट के काम से खैरागढ़ और छुईखदान भी आना जाना पड़ता है। हाईकोर्ट ने पुलिस को खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस और छुईखदान स्थित उदयपुर पैलेस आने जाने पर उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। भिलाई के खुर्सीपार में असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति खंडित कर दिए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां शिव मंदिर में स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा खंडित कर दी गई, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भिलाई के जोन 3 खुर्सीपार में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर में स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमा खंडित किए जाने से जमकर बवाल हुआ। सूचना लगते ही क्षेत्रवासी और हिंदूवादी संगठन बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए मंदिर परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया।
घटना की जानकारी मिलते ही सीएसपी कौशलेंद्र देव पटेल, सीएसपी विश्वास चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए, जहां घंटों तक यह प्रदर्शन चलता रहा और तनाव की स्थिति बनी रही। और जब पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए। लोगों ने इस तरह की घटना पर अपना गहरा आक्रोश प्रकट किया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने गिरफ्तारी की मांग की थी सवेरे जो घटना की लेके, तो उसको पुलिस ने हमने दबाव रखा तो उन्होंने कार्रवाई की और जो अपराधी था उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद यहाँ से जेल भेज दिया। तो उसको 295 केस लगाया है, तो 295A लगेगा, 295(3)A लगेगा और 295(3) लगेगा। अब हम लोग को आश्वासन देने के बाद अभी उन्होंने धारा बढ़ाया है। पूरे गंभीरता को ले रहे हैं क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज का मामला है और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के साथ ही इसी तरह होता है, सिर्फ हिंदुओं के साथ इस तरह बर्बरता होता है और देश के अंदर भी इस तरह चलता है। हमने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस बात का संज्ञान ले, क्योंकि इस तरह की घटना हिंदू जब आहत होगा तो किसी भी स्थिति तक जाएगा तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। खुर्सीपार जोन 3 का शिव मंदिर काफी पुराना है और यहाँ के क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि पहले भी अन्य 2 स्थानों पर इस तरह की घटना हो चुकी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खुर्सीपार के अंदर गणेश मंदिर में गणेश की प्रतिमा को खंडित किया गया था। इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना की गई, मुखबिर लगाया गया, इस पर आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया, इस संबंध में प्रमाण इकट्ठे किए गए और आरोपी का रिमांड लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसमें मोहम्मद असलम नाम के आरोपी का नाम आ रहा है और इस संबंध में जो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं उनसे पूछा जाए कि वो क्यों इस प्रकार माहौल बना रहे हैं, क्योंकि विवेचना निष्पक्ष ढंग से और बड़े गहराई से हो रही है। देखिए, पुलिस ने बहुत नॉर्मल धारा लगाई, ऐसा उनका कहना था और उनके हंगामे के बाद, उनके प्रदर्शन के बाद धाराएं बढ़ाई गई। ये कहना गलत है। जो धाराएं हैं बहुत गंभीरता से लगाई गई हैं और ये हमेशा विवेचना का विषय रहता है। विवेचना के पश्चात जो और अपराध पाए जाते हैं वो धाराएं हमेशा बढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार विवेचना के पश्चात जो बातें आ रही हैं, एफआईआर में जो प्रार्थी लिखाता है उसके अनुसार धारा लगती है और विवेचना के पश्चात जो पुलिस पाती है उसके अनुसार धाराएं लगती हैं। तो पुलिस ने जो पाया है उसके अनुसार धाराएं लगाई गई हैं। इस घटना में आरोपी से जो पूछताछ हुई उसके विषय में उसने क्या वजह बताई कि ये घटना उसने कारित की? आरोपी मुख्य रूप से नशेड़ी था। वो शराब का भी नशा करता था, गोलियां भी का नशा करता था और प्राथमिक तौर पे भी जांच पे ये बात आई है कि नशे में उसने ये कृत्य किया है और इसमें गंभीरता से जांच विवेचना जारी है और उसके यार दोस्त परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है। उसके पश्चात जो भी पाया जाएगा विवेचना में उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने किन धाराओं के तहत जोड़ा है? धाराओं पुलिस ने 295 के तहत एफआईआर लिया है और 153 का भी लगाया जाएगा इसमें। सर, लगभग कितने बजे रात की घटना होगी और उस घटना के दौरान वो अकेला था कि और भी कुछ लोग उसकी पूछताछ में? ये देर रात्रि की घटना है और अभी तक की विवेचना और जानकारी के अनुसार वो अकेला था। बहरहाल पुलिस ने दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाने पुलिस का प्रयास क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। नवपदस्थ कलेक्टर चंदन कुमार ने बस्तर जिले का पदभार संभाला। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सरकार की महती योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा व लोगों की आजीविका के लिए भी बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा। नवपदस्थ कलेक्टर चंदन कुमार के लंबे प्रशासनिक अनुभव का जिले की जनता को लाभ मिलेगा। 2011 बैच के ये आईपीएस सुकमा में कलेक्टर, कांकेर और राजनांदगांव में जिला पंचायत सीईओ और जगदलपुर में एसडीएम पद पर भी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अधिकारी कर्मियों से परिचय लेते हुए सामंजस्य पूर्वक काम करने कहा। और इसके पहले मैं कांकेर में कलेक्टर रहा, उसके पहले सुकमा में रहा और बस्तर में मेरा दोबारा पोस्टिंग हो रहा है। इसके पहले कई सारे लोग होंगे यहाँ पे जैसे जानते होंगे, मैं बस्तर एसडीएम के रूप में पोस्टेड था और काफ़ी लंबे टाइम तक जगदलपुर एसडीएम का भी चार्ज मेरे पास में था। तो
ये मैं दोबारा यहाँ पे मुझे पोस्टिंग दी गई, लेकिन निश्चित तौर पर 2013 में और 2022 में काफ़ी फर्क होता है। परिस्थितियाँ बदलती है, लोगों की अपेक्षाएं बदलती है, तो उन्हीं के अनुरूप में हम लोग कितना अच्छा काम कर पाए। हमारे से पहले जो प्रीडिसेसर रजत है उन्होंने बहुत शानदार काम किया है और निश्चित तौर पर उनके काम को आगे बढ़ाना और प्रशासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसके ऊपर काबाड़ी हो, मुख्यमंत्री 8000 क्लिनिक योजना हो, रेशम परियोजना हो, तो इस तरह के जो भी शासन के अपेक्षाएं हैं और जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनको आगे लेकर जाना, लोगों तक पहुंचाना, इसीलिए हम लोग ऐसे काम करेंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। जिले के नए कलेक्टर आईएएस सौरभ कुमार ने सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया, जहां अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात के बाद वह सीधे रतनपुर मां महामाया मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां महामाया की विधि विधान से पूजा अर्चना की और जिले की खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। जिले के नए कलेक्टर आईएएस सौरभ कुमार ने सोमवार को बिलासपुर कलेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया, जहां अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात के बाद वह सीधे रतनपुर मां महामाया मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां महामाया की विधि विधान से पूजा अर्चना की और जिले की खुशहाली के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। दुर्ग नगर निगम के नए कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने अपना पदभार संभाल लिया है। उम्मीद की जा रही है कि नए कमिश्नर के आने से निगम के कार्यों में कसावट आएगी। दुर्ग निगम के नए कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। प्रभारी आयुक्त आशीष देवांगन ने चार्ज दिया। इस मौके पर विभाग के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निगम के नए कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने दुर्ग निगम का प्रभार लेने के बाद विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल एवं कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान एमआईसी के प्रभारी अब्दुल गनी, ऋषभ जैन भी उपस्थित रहे। नए कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों के साथ दुर्ग में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेकर उनका निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दुर्ग नगर निगम के कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ मुख्य कार्यालय में स्थित विभागों का निरीक्षण भी किया, जिसमें विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों से कार्यों की जानकारी भी ली गई और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ सरकार को धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के सरकारी प्रयासों में सफलता मिल गई है। राज्य सरकार के बीते 2 वर्षों के अथक प्रयासों का नतीजा है कि बेमेतरा के परथा और लुंड्रा के चमोरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने दोनों परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा कर दी है। एथेनॉल प्लांट लगाने की कड़ी में राज्य के काम तेज हो गए हैं। इसके लिए एमओयू किए जा चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिल पाने से काम रुका हुआ था। अब स्थिति यह है कि 2 परियोजनाओं को एक साथ स्वीकृति मिल गई है। इस दिशा में दोनों प्लांट की स्थापना के लिए अब जल्द काम शुरू होने की संभावना है। राजधानी के साइंस,
छत्तीसगढ़ व डिग्री गर्ल्स कॉलेज कालीबाड़ी में ग्रेजुएशन की कुछ कोर्स को छोड़कर पढ़ाई सेमेस्टर में होगी। साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका पैटर्न इस सत्र से ही लागू कर दिया जाएगा। आगामी सत्र से राज्य के अन्य कॉलेजों में भी लागू होंगी। 15 जुलाई तक कोर्स पूरा होगा, उसे वेबसाइट पर डालकर अपलोड किया जाएगा। अभी बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्स एनुअल पैटर्न में है। प्रदेश भर में कुल 8 ऑटोनॉमस कॉलेज हैं। दुर्ग निगम के नए आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने गोकुल नगर गौठान का किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। दुर्ग निगम के गोकुल नगर में स्थित गौठान का निगम आयुक्त प्रकाश सार्वे ने निरीक्षण किया और सभी उत्पादों का बारीकी से अवलोकन किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलगांव स्थित गौठान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को संचालित किया जा रहा है और गौठान के हर क्षेत्र का अच्छे से उपयोग कर मुर्गी पालन, बतख पालन, दूध उत्पादन जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। गौठान में कार्यरत कल्याणी महिला स्व सहायता समूह द्वारा घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने लगातार विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सार्वे ने गौठान के संबंध में स्व सहायता समूह की संचालिका गायत्री धोटे से चर्चा कर जानकारी ली। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सार्वे ने महिलाओं को अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्य को लेकर कल्याणम महिला स्व सहायता समूह की प्रशंसा की और आने वाले समय में रोजगार के माध्यम से एक आदर्श गौठान बनाने की बात कही। केजिंग वगैरह का काम और सामने तो आपका इसमें गौठान में एक तो वर्मी प्रोडक्शन होता होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री शूटिंग में भाग लेने जगदलपुर पहुंची। यहां ये बस्तर की वादियों से काफी प्रभावित हुई और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया को स्वीकारते हुए प्रदेश वासियों की तारीफ की। उन्होंने बार बार छत्तीसगढ़ की धरा पर आने की बात कही है। हिंदी फिल्मों के काम से बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहली बार बस्तर आई। एक शूट बाद निजी होटल में रुकी भाग्यश्री ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बस्तर के लोगों की तारीफ की, यहाँ की प्राकृतिक छटाओं का बखान किया। जवाब में उन्होंने कहा कि बस्तर में शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। अवसर मिलने पर यहाँ बार बार आऊंगी। यहाँ फिल्मों की शूटिंग होनी चाहिए। साथ ही कहा कि नक्सली क्षेत्र होने की बात कहकर अधिक भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिला। मेरे ख्याल से फ्लाइट्स अगर डायरेक्ट हो तो कॉस्ट कम हो जाता है ट्रैवल का। रहने की जगह कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए। जब शूटिंग की यूनिट आती है तब करीबन एटलीस्ट 80 लोग आते हैं साथ में। अगर छोटी यूनिट भी समझे तो 80 लोग आते हैं, तो उनके रहने की जगह, उनके खाने पीने की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। उतने व्हीकल्स होने चाहिए कि कहीं शूटिंग के लोकेशन पर पहुंचा जाए। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं ये प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। अगली बार रिजवाना जी बुलाएंगे या आप लोग बुलाएंगे तो अगली बार वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। दशहरा में हाँ, मैंने सुना कि यहाँ का दशहरा बहुत लंबा बनता है और बहुत शोर शराबे से बनता है ना। हाँ, 75 हाँ, कोशिश जरूर करूंगी। शॉर्ट टाइम में शॉर्ट में घूम पाएंगे जी, एटलीस्ट घूम तो पाई। लोग तो मूवी नहीं कर सकते, तो मैंने इनफैक्ट प्रोग्राम बना लिया था कि सवेरे सवेरे उठते ही मैं चली जाऊंगी ताकि देखने को तो मिल जाए, वरना फिर फ्लाइट के लिए फिर देरी हो जाती। बस्तर जिले में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कल देर रात एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों और मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर डेंगू का जिस क्षेत्र में प्रकोप बढ़ रहा है वहां तत्काल जाकर जांच कर प्रकोप को कम करने के निर्देश जारी किया है। आंकड़ों की बात करें तो अभी महारानी अस्पताल और निजी अस्पताल में लगभग 1 दर्जन से भी अधिक मरीज डेंगू के भर्ती हुए हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। बस्तर में नवपदस्थ कलेक्टर चंदन कुमार ने अधिकारियों की बैठक कर मलेरिया और डेंगू को लेकर सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही कल महारानी अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के लिए भी आदेश जारी किए। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में मौसमी बीमारी के साथ साथ डेंगू के भी मरीज भर्ती होने आ रहे हैं और निगम आयुक्त और मलेरिया अधिकारी को शहर के सभी वार्डों में डेंगू की दवा छिड़काव के साथ साथ बीमार मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
निगम के आयुक्त को ये निर्देशित किया है कि तत्काल मलेरिया ऑफिसर के साथ मिलकर एक टीम बना के जितने भी वार्ड है वहाँ पे जाके आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पे इनके सोर्स जो स्रोत हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करें, और जो ज़्यादा वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे खुले नाले हैं, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है, वहाँ पे भी केमिकल ट्रीटमेंट करके वहाँ पे जो डालते हैं दवाइयाँ वगैरह डाल के इस तरह के जो वेक्टर्स है उसको ख़त्म करें कि ताकि इसका प्रकोप आगे ना बढ़े। साथ ही साथ में जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे क्या उनको पर्याप्त ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर्याप्त नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनको दवाइयाँ मिल रही नहीं मिल रही, ये दोनों चीज़ों को हम लोग जोड़ कर देख रहे हैं कि ताकि आने वाले टाइम में इसका प्रकोप यहाँ ना बढ़े। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। थान खमरिया थाना क्षेत्र के 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। 4 पहिया वाहन चालक ने युवकों को ठोकर मारने के बाद रिवर्स कर कुचलने का प्रयास किया। घटना के बाद उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले को ग्रामीणों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। अपने गांव लौट रहे 2 युवकों को बोलेरो चालक ने ठोकर मारकर गिरा दिया। उसके बाद जान से मारने कुचलने की कोशिश की। थाना घेराव के बाद भी बोलेरो चालक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज ग्रामीणों ने एडिशनल एसपी से शिकायत की है कि आरोपी उधम सिंह राजपूत पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हम लोग बंटी सेठ की दुकान से कीटनाशक दवाई लेके आ रहे थे, तो उत्तम सिंह राजपूत हम लोग को देख लिया वहाँ श्याम हार्डवेयर के पास, तो हमारा पीछा करने लग गया वो, और वो आया टिप्पणी से जैसे ही निकला हम लोग को ठोक दिया। मैं और दुर्गेश साहू साथ में थे, जिसके कारण मेरे सिर में उसका स्कॉर्पियो चला है और हाथ में और पैर में भी 2 बार मेरे को टक्कर दिया रिवर्स मार के। वो जानबूझ के मारे सर। मैं तो अपना कंप्लेंट भी कर लिया था कि मेरे को बहुत धमकी देता था वो, और मैं जैसे खेत जाता था तो चाकू पकड़ के पीछे पीछे दौड़ता था। आज यहाँ पर कुछ लोग यहाँ खमरिया क्षेत्र के गाड़ा घाट गाँव से कुछ लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पर कार्यालय में शिकायत दिया है कि इनके कुछ रिश्तेदार जो है बाइक में जा रहे थे वहाँ पर टिप्पणी गांव के पास। उसी समय एक तेज़ रफ्तार से एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति जो है इनको पीछे से ठोकर काफ़ी गंभीर चोट पहुँचाया है, और इनके शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें ये मामले गंभीरता देखते हुए इसमें अपना प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करें। दुर्ग के पटेल चौक पर सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद अब शहरवासियों में यातायात व्यवस्था को लेकर आक्रोश पनपने लगा है, जो यातायात विभाग से व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। दुर्ग के पटेल चौक पर सोमवार की सुबह सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की ट्रक की चपेट में आ जाने से मौत होने के बाद अब शहरवासी यातायात व्यवस्था को लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यातायात विभाग के द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाता तो दुर्घटना को टाला जा सकता था। शहरवासियों ने नो एंट्री के टाइम पर शासकीय कार्य में लगे भारी वाहनों को छूट दिए जाने को लेकर भी नाराज हैं।
गौरतलब है कि शहर के मध्य स्थल पर स्थित पटेल चौक में चारों दिशाओं से लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में चौक के समीप ही जिला न्यायालय, कलेक्टर परिसर, तहसील कार्यालय व रजिस्ट्री ऑफिस होने की वजह से यहाँ यातायात का दबाव भी ज्यादा होता है। ऐसे में यातायात विभाग के अधिकारी यातायात नियमों का पालन करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि लोगों में आक्रोश पनप रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में सबसे पहला सुझाव यातायात कार्यालय को मेरा ये है कि टाइमर हटा देना चाहिए। टाइमर को देखते हुए 4-6 सेकंड बाकी रहता है ग्रीन सिग्नल होने में, उसी समय लोग अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और पूरी यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा सुझाव ये है कि ट्रकों का जो टाइमिंग है, नो एंट्री टाइम है, उसमें जो गाड़ियों को छूट दी गई है उनके छूट के टाइम को भी नियंत्रित किया जाए ताकि दुर्घटना ना हो। संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है। ट्रैफिक की व्यवस्था करने वाले पुलिस की कमी है और सिग्नल तोड़ के सब जाता है, उसका फाइन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए और कंट्रोल किया जाए। आए दिन खतरा है, 4 रोड मिलते हैं इस कॉलोनी वाले के लिए और टोटल शहर की कॉलोनी इधर बसा हुआ है, 3-4 कॉलोनी है, इसलिए उसको नियंत्रण किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पब्लिक और जो ट्रैफिक पुलिस है, दोनों को ही समझने की ज़रूरत है। पब्लिक को भी जल्दी रहती है जाने की और कई बार जो मेन जो चौराहा रहता है वहाँ जिनको होना चाहिए ट्रैफिक पुलिस को, वो नहीं हो पाते, जो हमको सजेस्ट करते हैं कि किधर जाना चाहिए किधर नहीं जाना चाहिए। तो उसके कारण पब्लिक इतनी हड़बड़ी में रहती है कि ग्रीन सिग्नल होने के 5-7 सेकंड पहले ही बस ये है कि हाँ हमारी गाड़ी बस निकलने वाली, तुरंत निकल जाती है। अब ट्रैफिक पुलिस एक साइड रहते हैं, अब बीच चौराहा है, काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो उस चक्कर में वो रोक नहीं पाते हैं कि मैनेज नहीं कर पाते। तो दोनों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ती है और ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है, तभी ये दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। जामुल थाने में पदस्थ कथित सिपाही द्वारा कोहका के टेंट संचालक के साथ मारपीट किए जाने की घटना से नाराज व्यापारियों ने मंगलवार को स्मृति नगर चौकी का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। भिलाई के कोहका के व्यापारियों ने सोमवार को स्मृति नगर चौकी का घेराव किया और 2 तारीख को छत्तीसगढ़ बंद के दौरान जामुल थाने के सिपाही द्वारा टेंट हाउस संचालक शत्रुघ्न सिंह चौहान के साथ की गई मारपीट को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि 2 तारीख को मारपीट की घटना की शिकायत किए जाने के 3 दिन बाद भी पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसे लेकर व्यापारियों ने पुलिस को घटना के CCTV फुटेज भी उपलब्ध कराए हैं ताकि पुलिस को मारपीट की घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो। मामला 2 तारीख का है, 2 बजे के लगभग, 2 बजे के आसपास, वही 1:40 के आसपास लगभग है ना। कोई पुलिस वाला बोल के, अरुण सिंह उसका नाम, बाद में हमको पता चला कि उनका अरुण सिंह नाम है, जामुल में पदस्थ होकर हमारे चौहान टेंट हाउस के संचालक शत्रुघ्न चौहान को आया और ज़बरदस्ती उसको 2 थप्पड़ मार दिया। तो क्यों मारा वो पूछा तो बोलता है कि मैं वही आप बंद है, हड़ताल है, आज कैसे खोले कर। तो हम सभी व्यापारियों को बताना चाहेंगे कि उनका घर और दुकान एक साथ है और हमने सभी व्यापारी कोहका क्षेत्र में निर्णय लिए थे कि 2 बजे दुकान खोलना है, तो लगभग वही टाइम के आसपास वो दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। वो अपने आप को पुलिस बताया तो और मार दिया ज़बरदस्ती। तो उसके मारने के बाद उसको लाठी, हाथ, पैर जिससे मिला वो मारता ही रहा और मारने के बाद उनको छुड़ाने भी गया तो सबको धमकी दे रहा था कि कोई मत आओ, मैं पुलिस वाला हूँ, नहीं तुम लोगों को भी मारूंगा, ऐसा कर बहुत ज़्यादा धमकी। आज यही मांग करते हैं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ जो अरुण सिंह नाम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ प्रथम उसकी रिपोर्ट लिखनी चाहिए। हम लोग आए हैं कि हम लोग पूरा व्यापारी भाई हैं और एक हमारे व्यापारी भाई पे एक पुलिस वाला आके उस पर हाथापाई किया है ना। यहाँ पे आवेदन भी किया गया लेकिन ऐसा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं किया गया। इसलिए आज पूरे हम लोग व्यापारी भाई यहाँ थाने में हैं, चौकी में आए हैं कि हमारी मांग है कि उस पर कार्रवाई किया जाए और उचित हमारे जो प्रार्थी उचित उसको न्याय मिले। घटना ये था सर, मैं 1:30 और 2 बजे अपने दुकान के पास खड़ा हुआ था और वहीं पान ठेला और नाश्ते का दुकान है, तो दुकान हल्का खुला हुआ था। तो हम लोग 2 बजे निर्णय था अपना व्यापारी संघ का कि दुकान खोलेंगे ऐसा करके। तो मैं क्या गुटखा लेने आया उधर से पुलिस वाला, तो उसी समय में हल्का उठा दिया। गुटखा लेने आया तो तंबाकू वगैरह, तो तू कौन होता है बे दुकान खुलवाने वाला, ऐसा करके मेरे को बहुत मारा वहाँ पे, लाठी लाता और आँख में, और ऊपर से और मेरे को धमकी दे रहे थे तेरे जान सहित मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा और थाना ले जाके कूटूंगा करके ना मेरे को बहुत खींचा रोड में
उसके बाद बहुत मारा तो फिर भाग रहा था मैं, और भागने के बाद ना वो फिर मेरे को बीच रोड में रोक लिए, फिर बहुत मारा लाती लगा। उसके बाद छोड़ाने भी आ रहे थे ना, उनको बोलते कि मैं पुलिस वाला हूँ, भाग जाओ, ऐसा करके उनको भी भगा रहे थे। व्यापारियों के द्वारा स्मृति नगर चौकी का घेराव करने की सूचना पर भिलाई सीएसपी की स्मृति नगर थाने पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर काउंटर केस दर्ज करने की बात कही। एक जामुल थाने के सिपाही के खिलाफ में इन लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया है। आवेदन पर जांच की जा रही है, जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। नशे में नहीं था, गलत बात है ये, नशे में नहीं था, नशे में सिपाही नहीं था, ना मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। मारपीट हुई है, उसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल भिलाई सीएसपी के आश्वासन पर व्यापारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की विवेचना में पीड़ित व्यापारी को कितना न्याय मिल पाता है। पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान की लापरवाही से बीते 23 मई को सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले राजनांद गांव के युवा मैकेनिकल इंजीनियर यश चौथवानी को दिलाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कोतवाली थाना का घेराव किया। राजनांदगांव शहर के बलदेव बाग निवासी यश चौथवानी की बीते 23 मई को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यश चौथवानी की मोपेड को पीडब्ल्यूडी में पदस्थ एसडीओ पीएस दीवान ने ठोकर मार दी थी, जिससे यश को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी एसडीओ के खिलाफ शहर के सभी राजनीतिक दल और स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया था। वहीं आज भाजपा महिला मोर्चा ने पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीएस दीवान के खिलाफ कार्रवाई और यश चौथवानी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हाथों में चूड़ी लेकर कोतवाली थाने का घेराव किया। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण साहू ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने यश चौथवानी को न्याय दिलाने मांग करते हुए कोतवाली थाने का घेराव किया है। हमारी मांग है कि एसडीओ दीवान की गिरफ्तारी की जाए। इससे पहले भी युवा मोर्चा ने इस विषय को उठाया था, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कहा कि जिस प्रकार से यश चौथवानी की हादसे में मृत्यु हो गई, जिससे उनका पूरा परिवार बिखर गया, उसे न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यश चौथवानी को न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। बीते दिनों शहर के हमारे होनहार युवक यश चौथवानी जी का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसका वाहन चालक एसडीओ दीवान थे। और इस निर्मम हत्या के बाद, एक्सीडेंट के बाद भी उन्हें जरा भी पछतावा नहीं है। और इसके पहले भी हमारे भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा और अन्य सामाजिक संगठन के द्वारा लगातार प्रशासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हमारे जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग में जूं तक नहीं रेंग रही है। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आज एसडीओ दीवान को गिरफ्तार करने के लिए और यश चौथवानी युवक को न्याय दिलाने के लिए हम सब ने घेराव का कार्यक्रम किया था। और आगे भी हम शासन प्रशासन को यही चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर युवक को यश चौथवानी जी को न्याय नहीं मिला तो आगे भी आने वाले समय में हम सब मिलकर बड़ी आंदोलन इस पे करेंगे। बिलासपुर में मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने 2 छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। खून से लथपथ घायल छात्रों को सिम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों के उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 307 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों पर बाजार से खरीदारी कर वापस लौटते वक्त 3 बदमाशों ने प्राणघातक हमला कर दिया। बाइक की हैंडल के साथ टकराने की मामूली सी बात पर बदमाशों ने चाकू से वार कर लहूलुहान कर दिया। घायलावस्था में उपचार के लिए सिम्स में उपचार कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अवकाश दे दिया गया। पीड़ितों की शिकायत पर कोनी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी एक की तलाश की जा रही है। कोनी थाना क्षेत्र में रात में 2 युवक पैदल जा रहे थे, जिनसे 3 बाइक सवार युवक टकरा गए, जिस पर से उनमें आपसी वाद विवाद हुआ और मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर धारा 307 के तहत FIR किया गया है। और जो आरोपी युवक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में जो है किसी भी प्रकार से धार्मिक या सांप्रदायिक मामला होना नहीं बताया गया है। तात्कालिक आपसी वाद विवाद पर से ही मारपीट होना पाया गया है।
रेस्तरां में सर्विस चार्ज वसूली पर अब रोक लग गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए अब सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूल करता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दाखिल कर सकता है। सर्विस चार्ज देना या ना देना ग्राहक पर निर्भर करता है। रेस्टोरेंट इसके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर होटल या रेस्टोरेंट संचालक जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलते हैं तो ग्राहक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1915 पर भी शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्विस चार्ज लेना गैर कानूनी है। पंचायत चुनाव के घोषणा के बाद से मध्य प्रदेश की अलग अलग जगह से चुनाव बहिष्कार की तस्वीर सामने आ रही है। ताजा मामला सतना जिले के रामपुर विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत इटमा कोठार के ग्राम देवरी नई बस्ती का है। लोगों ने सड़क पर उतरकर वोट बहिष्कार के पोस्टर चस्का कर दिए हैं, साथ एकजुट होकर सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 50 सालों से इन्हें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। गांव में मरीजों को लेने एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती है, गोद में उठाकर ही सड़क तक ले जाना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से त्रस्त होकर आज ग्रामीणों ने चुनाव में विरोध जताया है। सर, हमारे यहाँ 40 साल से ऐसी प्रॉब्लम है और हम लोग ये समस्या चाह रहे हैं कि हमारी रोड बन जाए, क्योंकि आने जाने वाले कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, रात को कोई घटना घट गई तो वो आदमी गांव में मर जाए और हम लोग उसको रोड तक नहीं पहुंचा सकते, दवाखाना तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसी समस्या से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस स्थिति क्या समस्या अपने गाँव में? हमारे समस्या यह कि रोड हजूर बन जाए। 80 साल के हो गए हैं, आज 50 साल के अंठे आए हैं, या रोड का कोई नहीं बना। बस सबको आवत है तो लूट बैठ के वोट दो ले लेते, फिर हजूर को निहार नहीं। अब क्या चाहिए थे अपना? हम चाहिए थे कि बना लाला। नगरीय निकाय चुनाव के एक दिन पहले ही कांग्रेस महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने प्रेस वार्ता में अपने किए कार्यों को गिनाया। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी भी इस वार्ता में शामिल हुए। बीजेपी लगातार संजय शुक्ला पर आरोप लगाते हुए कोरोना काल में किए कार्यों पर तंज कसा। इसमें उन्होंने बीजेपी की आपत्ति को गलत बताया, साथ ही कहा कि मैंने जनता की सेवा परिवार की तरह की। साथ ही जीतू पटवारी ने उदयपुर व अमरावती की घटना का कड़ा विरोध किया। आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं आरोपियों के साथ जिन बीजेपी नेताओं की फोटो है उन पर कार्रवाई करने की मांग की। BD शर्मा भी घटना की खुद जांच करा लें। मेरे को तो अपने आप में गर्व है। चुनाव तो कल है, मुझे आज गर्व है कि इस बच्चे को हराने के लिए सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी छोड़ के सब लोग आ गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इंदौर की जनता के साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। 20 साल के मुख्यमंत्री भी हैं यहाँ पे, 20 साल के महापौर भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं। तो इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया और आज जनता से भीख मांगने जा रहे हैं अपने लिए। वो जनता इनको भीख नहीं देगी। अब क्यों? जनता मेरा परिवार है, उस परिवार ने जो काम करा, परिवार के लिए बेटे ने काम करा, उसको देख रहे हैं। देखिए, मैं अकेला घूम रहा हूँ, परंतु उनके साथ मुख्यमंत्री घूम रहा है, उस बच्चे को लेकर मुख्यमंत्री घूम रहा है। तो कुछ नहीं, इंदौर के श्रवण कुमार को इंदौर की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का डर ये पूरे इंदौर परिवार को दिख रहा है। मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, एक भारतीय जनता पार्टी का, देश का नेता, प्रदेश का नेता ये बच्चे को हराने के लिए आ रहे हैं। अब इसकी रक्षा इंदौर शहर की जनता करेगी। इंदौर शहर की जनता ने हमारा प्रचार किया है, प्रसार किया है, सहमति दी है और आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार सारे तंत्र ने किया है, सरकारी तंत्र ने किया है। अंतर को समझो, एक तरफ प्यार, मोहब्बत और प्रेम और सेवा है, दूसरी तरफ लूट खसोट, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और धन है। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।